हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, और उसमें हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसके पहले गॉसेस लॉ का दो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। सबसे पहले आप उन दो वीडियो को देखें, फिर आके इस थर्ड वीडियो को देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। श्योर है कि आईआईटी या नीट में इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, सारे एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो थर्ड एप्लीकेशन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और इसमें जो हम केस पढ़ेंगे, ये जो स्फीयर होगा बच्चों एक कंडक्टिंग स्फीयर होगा। कैसा स्फीयर होगा? कंडक्टिंग स्फीयर होगा और सॉलिड स्फीयर होगा, पूरा अंदर से भरा होगा। और सबसे पहले इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर पर केवल मैं चार्जेज इसके सरफेस पर ही रखा हूं, अंदर एक भी चार्ज नहीं है। तो हाँ बच्चों, ये सही है कि अगर कोई कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो अगर वो चार्ज बॉडी है तो सारे चार्जेज कहां होते हैं? उसके सरफेस पर ही होते हैं। सारे चार्जेज कहां होते हैं बच्चों? उसके सरफेस पे होते हैं। इसको बताया गया है, अगर जिसको ये पता नहीं है कि इस सारे चार्जेस सरफेस पे होते हैं, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पढ़ा रहे थे तो उस टॉपिक में आपको बताया गया है कि कोई भी कंडक्टर स्फीयर हो या कंडक्टिंग कोई भी सीट हो या बॉडी हो, तो चार्जेज उसके केवल और केवल सरफेस पे क्यों होते हैं, उसका कारण वहां पे बताया गया है। आप उसमें देखेंगे तो 2 मिनट का उसमें ये समझाया गया है, तो आप वहां पे समझ जाएंगे। तो चलिए, आप यही समझिए कि अगर कोई ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसमें सारे चार्जेज कहां होंगे? इसके सरफेस होंगे। तो पहले सपोज कर दीजिए बच्चों, जितना भी ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके जितने भी चार्जेज है, इस पे जो टोटल चार्जेज है Q है, और Q इसके सरफेस पे है। इस पे टोटल चार्जेस कितने हैं? Q है, और सारे चार्जेस इसके सरफेस पे है। ये हमने सपोज कर लिया। और ये सपोज कर लीजिए बच्चों कि इसका जो रेडियस है, इस कंडक्टिंग स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है? R है। अब बच्चों, गॉसेस लॉ का यूज करते हुए इस कंडक्टिंग स्फीयर के कारण या ड्यू टू दिस स्फीयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इस स्फीयर के कारण इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, इसमें गॉसेस लॉ का यूज करना है, इसलिए सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो कैसा गॉसियन सरफेस होगा बच्चों? वो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। तो हमें एक गॉसियन सरफेस, हम यहां पे देखिए कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने ड्रॉ कर लिया ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब बच्चों, सबसे पहले ये इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, हम इसको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले बच्चों यहां पर एक हम स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे, स्मॉल सरफेस एरिया। और यहां पे जो स्मॉल सरफेस एरिया डीए लिए, आपको बताया गया था कि इसका जो सरफेस एरिया स्मॉल लेते हैं तो इसका जो डायरेक्शन होता है किसी पॉइंट पे, इसके रेडियस के डायरेक्शन में होता है, इस स्फीयर के रेडियस के डायरेक्शन में होता है। तो अगर इस स्फीयर के रेडियस के डायरेक्शन में यहां पे अगर हम बनाएं, तो इसके इस डीए एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा बच्चों? इधर की तरफ हो जाएगा। ये जो स्मॉल डीए एलिमेंट लिए, डीए एरिया एलिमेंट, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा। बच्चों, अब हम देखेंगे कि ये जो इस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक मान लीजिए कि ये स्फेरिकल सेल है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? सपोज कीजिए बच्चों, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके अपोजिट यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कुछ ऐसे निकलेगी, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, और यहाँ पे इसे एक बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और अंदर की तरफ। तो ये अंदर वाली, जैसे जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सेम है, तो जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी होगा। तो ये अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या कर देंगे?
कट कर देंगे, मतलब ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ऐसे ही हर एक चार्ज के लिए उसके अपोजिट में एक चार्ज मिलेगा, जिसकी वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो होगा, लेकिन अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कुछ ऐसे निकलेंगे, ऐसे। ऐसा आपको फील होगा, मतलब फील तो आप समझ ही रहे हैं, फील होगा कि ये कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इसके सेंटर से निकल रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकल रही है, इसके सेंटर से। आपको महसूस होगा कि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रही है, इसके सेंटर से निकल रही हैं। तो अगर यहां पे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है इस चार्ज स्फीयर की वजह से, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, तो आप कुछ ऐसे दिखा लेंगे। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी बिल्कुल इसके डायरेक्शन में होगा, ई का डायरेक्शन इस एरिया एलिमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। ऐसे ही कहीं पर भी आप छोटा सा एरिया एलिमेंट लें, छोटा सा, सपोज कीजिए यहां पर भी आप एरिया एलिमेंट लें, तो यहां पे जो डीए एरिया लेंगे, अब इसके लिए भी यहां से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी और बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में ई का भी डायरेक्शन होगा। तो हम एक छोटे से एरिया, इस छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, पहले उसको काउंट करते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। हम लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the small surface element DA से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, आप देख सकते हैं बच्चों। तो DA से D फाई करेगा। आप जानते हैं D लगा तो मतलब इसका स्मॉल वैल्यू, मतलब कि D जिसके पर लगता है तो वो बहुत छोटा, मतलब इसको डिफरेंट छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा गया, इसलिए D लगा हुआ है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत छोटा सा जो एरिया एलिमेंट है, इसकी वजह से बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो बहुत ही जो लेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसके लिए यहां पे D लगा है। तो D फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू DA। फॉर्मूला आप जानते हैं, EDA कॉस थीटा होता है। तो यहां इन दोनों के बीच का जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड E और DA के बीच में कितना है, 0 डिग्री है। तो इसके यहां पर लिख लीजिए 0 डिग्री लिख लिया गया। तो इस छोटे से स्मॉल एरिया से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the Gaussian surface. इस पूरे गॉसियन सरफेस से अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा बच्चों। अब ये DA बहुत सारे DA एरिया इस पे ले लेंगे और सारे एरिया से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उन सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने का जो वर्क करता है वो कौन क्या करता है, इसमें जो ऐड करने का कार्य करता है वो इंटीग्रेशन करता है बच्चों। तो क्या दोनों साइड्स का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए यहाँ फाई लगेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई, और इसका इधर का इंटीग्रेशन होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है तो आप यहाँ 1 लिख लीजिए। अब फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, अब देखिए कि हर जगह यहां से r डिस्टेंस पे आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सरफेस से भी और इसके सेंटर से भी इस हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो इस चार्ज की वजह से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पूरे सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यानी कि ई बाहर हो जाएगा और हमें इस डीए एरिया का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो फाई ई इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ई, और आप जानते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, किसी भी स्फीयर जिसका रेडियस मान लीजिए यहां से r डिस्टेंस है, यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है,
सपोज कीजिए कि यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर है, इस एक्सटर्नल पॉइंट का स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इस सेंटर से, इस कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो इसका रेडियस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो इसका पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये इक्वेशन नंबर 1 बनता है, यहां से इक्वेशन नंबर 1 बनता है। अब बच्चों आप बताइए, फ्रॉम गॉसेस लॉ, बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम गॉसेस लॉ। बच्चों अगर कोई एक क्लोज गॉसियन सरफेस हो और उसके अंदर क्यू चार्ज हो, तो ये बताइए कि इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। गॉस ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई पास होता है गॉसेस लॉ से, वो कितना होता है, जितना भी उसके अंदर चार्ज क्यू है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इतना पास होता है। और इसको मान लीजिए कि ये इक्वेशन आपका क्या है, सेकेंड है। ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से जो फाई ई की वैल्यू है वो किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन सेकेंड में फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो फाई की वैल्यू कितनी है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां से ई की वैल्यू निकाल दीजिए, तो यही ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से E इक्वल्स टू अगर लिख दिया जाए, तो अब इस एप्सिलॉन नॉट को यहां पे लाना है और आर स्क्वायर को वहां लेकर जाना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस आर स्क्वायर को वहां पे लेकर चले जाए तो क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है बच्चों, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, किसी भी कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से उसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट P पे, जिसका इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना हो, स्मॉल r हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो ये तो आपने कहां निकाला बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट पे। कहां पे निकाला, एक्सटर्नल पॉइंट पे, एट एक्सटर्नल पॉइंट, इसमें ये आपने पॉइंट निकाला। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है, सपोज कीजिए कि ये पहला पॉइंट है, ठीक है, और इसमें जो दूसरा पॉइंट है सपोज कीजिए बच्चों, वो ये है कि एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे कितना हो जाएगा बच्चों, जो स्फीयर है इसके सरफेस पे कितना हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को इसके सरफेस पे लेकर आया जाए यहां पे, तो आप देखिए इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो ये जो स्मॉल आर है, जो डिस्टेंस है, अब वो कितना हो जाएगा, इसके सरफेस पे लेकर आएंगे तो इस केस में जो ये स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे वो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इस स्मॉल आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, इस पे, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब बच्चों हम देखेंगे इसके इंटरनल पॉइंट पे। तो अब हमने एक्सटर्नल पॉइंट पे देख लिया सरफेस पे कितना होगा इसकी वैल्यू, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों इसके किसी इंटरनल पॉइंट पे, सपोज कीजिए यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो बच्चों अगर इस पॉइंट से कोई हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, इस पॉइंट को इसको सेंटर मानते हुए कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाए, तो क्या होगा, इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगा। जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा इससे पास होने वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो इस थर्ड केस में क्या लिखेंगे, एट या इनसाइड द स्फीयर, क्या हो जाएगा इस केस में, थर्ड केस क्या हो जाएगा, इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 0। क्यों, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों 0 होगी, बिकॉज देयर इज नो चार्ज
इनसाइड द स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इस कारण क्या हो जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये था बच्चों, अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और वो कंडक्टिंग है तो उसके आउटसाइड, उसके सरफेस और उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। आउटसाइड होगा E = 1/4πε0 Q/r²। इनसाइड कितना होगा 1/4πε0 और Q अपान में जितना इसका रेडियस है, इस छोटे वाले का कैपिटल R रेडियस था तो ये R का स्क्वायर हो जाएगा। और इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होना ही नहीं है। ठीक है, बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। अब बच्चों इसी पर एक दूसरा केस, अगर ये सॉलिड स्फीयर हो या अगर कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग ऑलो स्फीयर भी हो, तो उसके अंदर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके एक्सटर्नल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इतनी ही होगी, और उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इतनी ही होगी। तो आप समझ लीजिए कि कंडक्टिंग स्फीयर हो या एक स्फेरिकल सेल हो, स्फेरिकल सेल है मतलब अंदर से क्या है, कंप्लीट खाली है। आप बैलून समझ लीजिए कि कोई स्फेरिकल बैलून है, तो बैलून वो चार्ज है, तो अगर वो चार्ज है तो सारे चार्जेस कहां होंगे, स्फीयर पे होंगे। जस्ट लाइक इसी जैसा कंडीशन होगा, तो सारे इसके सरफेस पे चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर मिलेगा, इसके सरफेस पर भी मिलेगा। इसके बाहर यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वैसे ही मान लीजिए कि ये स्फेरिकल सेल बन गया। अब क्या बन गया, ये स्फेरिकल सेल बन गया। और जब स्फेरिकल सेल बना तो इसके एक्सटर्नल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप करना नहीं है, सिमिलरली हम कह सकते हैं फॉर स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सटर्नल पॉइंट इज दिस, and at the surface of spherical cell is this, and inside the spherical cell is E = 0। ये तीनों केस लिख सकते हैं आप अलग से इसको, पहले इसको पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद आप स्फेरिकल सेल के लिए लिख लीजिए। तो बच्चों अब क्या फॉर स्फेरिकल सेल हम क्या लिख सकते हैं, एट द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट बिल्कुल वही पॉइंट, इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे कितना होगा, तो r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही निकालेंगे, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो E = कितना हो जाएगा, आपको निकालना नहीं, डायरेक्टली आप ऐसे लिख देंगे स्फेरिकल सेल के लिए। E = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा केस क्या हो जाएगा, ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, E = 1/4πε0 और यहाँ Q/ इसका जो रेडियस होगा, मान लीजिए उस स्फेरिकल सेल का भी रेडियस कैपिटल R है, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। और इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बच्चों ये रहा तीनों केस। अब बच्चों इस पे एक ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो वो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसको देखते हैं। अब बच्चों हम जो ये अभी कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड स्फीयर था, और ये अभी स्फेरिकल सेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां से जो इसका डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ होता है उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या करते हैं, हम आपको बता रहे हैं। सपोज कीजिए कि बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस r को, और ये आपका वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सपोज कीजिए बच्चों यहां तक ये डिस्टेंस है इसके रेडियस के बराबर है। ये अभी जो आपने इसका रेडियस लिया, इस स्फेरिकल सेल का जो रेडियस लिया उसके बराबर है। और आप देख रहे हैं कि स्फेरिकल सेल के अंदर ये सेंटर से इस पूरे इस सरफेस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी बच्चों। अब देखिए इस सरफेस पे अगर फॉर्मूला देखें तो अभी E = अगर इसके रेडियस के लिए देखा जाए तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, E = 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए इस r से कम डिस्टेंस हो रहा है तो 0 हो जा रहा है, और इस यही एक r एक ऐसा डिस्टेंस है जो मिनिमम डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इससे अगर ज्यादा भी थोड़ा सा यहां पर भी आएंगे तो ये r से कुछ ज्यादा हो जाएगा, और r से कुछ ज्यादा होगा, स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कहां होती है, किसी
सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे होती है, या कोई अगर स्फेरिकल सेल है तो उसके सरफेस पर ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, तो आप ये याद रखेंगे कि स्फेरिकल सेल के सरफेस पर ही ई मैक्स कहां होता है, ये इस केस में ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर यहां पे हम देखें तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। अब इसके बाद देखिए, इसके जैसे जैसे इसके बाद आगे डिस्टेंसेस बढ़ाते जाएंगे, इस पे इसकी वैल्यू थोड़ा, मान लीजिए कि अब यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे मैक्सिमम दिखा दिया, इसके आगे इसकी वैल्यू थोड़ा छोटी हो जाएगी, इसके आगे थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, ऐसे ही आगे वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू ये ऐसे आ गया, ऐसे छोटा होते हुए, तो ये ऐसे होते हुए, और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो इसका जो ग्राफ हो जाता है कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। बच्चों इस टॉपिक में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा, और वो ये चीज है कि ये जो आर डिस्टेंस है वो कहां से लेना है। कभी कभी दिमाग में न्यूमेरिकल अचानक आपके सामने आ जाने से लगता है, अगर कोई कहता है कि अगर कोई ये चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज स्फीयर है, तो इससे इस पॉइंट पे सपोज कीजिए कि इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है, और इसके सेंटर से डिस्टेंस दे दिया है, मतलब इसके सरफेस से डिस्टेंस दे दिया गया होता कि ये 3 मीटर है। तो अगर इसके सरफेस से 3 मीटर इस पॉइंट का डिस्टेंस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो आप मिस्टेक से यहाँ पे आर इक्वल टू आप क्या ले लेते हैं, 3 मीटर, मतलब चार्ज क्यू दे दे और यहां से सेंटर से 3 मीटर डिस्टेंस दे दे, तो आर इक्वल टू आप 3 मीटर मान लेते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है आप देखिए कहां से लिया जा रहा है, इसके सेंटर से लिया जा रहा है। अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां से इसका रेडियस कितना है, 2 मीटर है, और इसके सरफेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पी का 3 मीटर है, तो कितना यहां से टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, 5 मीटर। तो यहाँ पे आर इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, 5 मीटर। इट मीन्स जो ये नीचे आपका Q अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो आर डिस्टेंस लिया जाता है कहां से लिया जाता है, ये जो आपका स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, अब इसके पहले जो सॉलिड स्फीयर पढ़ाया, तो ये जो आर डिस्टेंस लिया जाता है इन दोनों के सेंटर से लिया जाता है, न कि इसके सरफेस से। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों, ये रेडियस आप समझ ही रहे हैं, ये तो सेंटर से ही लिया जाएगा रेडियस, इसके सरफेस से लेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों डिस्टेंसेस कहां से लिए जाएंगे, इसके सेंटर से लिए जाएंगे। और ये भी आपको सपोज करना पड़ेगा कि ये टोटल चार्ज है वो कहां पे सिचुएटेड है, इस सेंटर पर सपोज करना पड़ेगा, तभी तो यहां से डिस्टेंस ले रहे हैं। इसके अंदर भले ही 0 है, लेकिन जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो कहां से लिया जाएगा, इसके सेंटर से लिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि कोई इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसकी वजह से एक्सटर्नल पॉइंट, उसके सरफेस और उसके किसी इंटरनल पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अगर इंसुलेटिंग स्फीयर भी है तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट और उसके सरफेस पे जो ये दोनों वैल्यू आई है उतना ही होगा। इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल जाती है। कैसे बदल जाती है इसको हम देखते हैं। अब बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि कोई नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग स्फीयर हो तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट और उसके सरफेस पे और उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है। बच्चों अभी आपको ये बताया गया कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो केवल उस पर जितने भी चार्ज होंगे केवल उसके सरफेस पे होंगे, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उस पर यूनिफॉर्मली रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो सरफेस पर भी होंगे, उसके अंदर भी होंगे, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे, सेम होंगे। इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, रो होगी। यहां पे इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो केवल सरफेस पर चार्ज है, तो यहां पे केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी ही निकल सकती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां पे नहीं निकालते हैं, यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकलेगी। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि जो अगर आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर भी चार्जेज होते हैं और यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो हम कर सकते हैं यूनिफॉर्मली से डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बच्चों इसका रेडियस कैपिटल आर है। सपोज कीजिए कि इस पे जो टोटल चार्ज है इसके अंदर वो कितने हैं, क्यू है। टोटल जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। तो या कैपिटल क्यू ले लीजिए, इसके अंदर सपोज कीजिए कि जो टोटल चार्ज है वो कितना है,
क्यू है। तो अगर इसके अंदर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है तो इस किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे, यहाँ पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे इसके सेंटर से स्मॉल और डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो जैसे बच्चों अभी हमने कंडक्टिंग स्फीयर के केस में निकाला, स्फेरिकल सेल के केस में निकाला कि अगर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P हो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो जैसे हमने वहां पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। तो इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप अभी निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पे स्मॉल क्यू लिए थे, अभी अंदर स्मॉल क्यू लेना है, इसलिए यहाँ पे मैं कैपिटल क्यू ले लिया हूं। इन साइड पे हमें जो निकालना है उसमें हम स्मॉल क्यू लेंगे, छोटा सा कोई स्फीयर बनाएंगे तो, इसलिए यहाँ पे टोटल जो चार्ज लिया गया है कैपिटल क्यू लिया गया है। तो यहाँ पे जो चार्ज है क्यू है अपान में क्या हो जाएगा, वहां का डिस्टेंस स्मॉल r स्क्वायर। तो इसके एक्सटर्नल पॉइंट पे किसी r डिस्टेंस पे, कहां से, सेंटर से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर होता है। और इसके सरफेस पे कितना हो जाएगा, सरफेस पे अगर ये पॉइंट लेकर आए तो ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, कैपिटल R के बराबर। तो वो ये दोनों पॉइंट तो तीनों स्फीयर के केस में सेम रहने वाले हैं, सिर्फ सेम फार्मूला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके सरफेस पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q यहाँ पे Q चार्ज लिया गया है तो Q ले लेंगे इसका टोटल चार्ज, और अपान में इसका जो रेडियस है r स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हमें अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज करो बच्चों कि अब ये बाहर और सरफेस पर तो हो गया, हमें इसके अंदर इस पॉइंट पर यहां से सपोज कीजिए कि आपका कोई एक डिस्टेंस है, सपोज कीजिए x डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है x, यहां से इसके सेंटर से इस पॉइंट P का x डिस्टेंस है। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या कार्य करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर इस जो भी ये पॉइंट है इसके लिए एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन लॉ का यूज करना है, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस, हमने स्फेरिकल एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब हम सबसे पहले इस जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है बच्चों, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है इसको काउंट करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलो बच्चों, अभी आपने देखा कि टोटल सरफेस से, टोटल ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर कितने चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज थे। अब हम देखेंगे कि ये हमने जो सरफेस ड्रॉ किया है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज है। तो सपोज कीजिए बच्चों कि इसके अंदर जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है, इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो और इसका जो सरफेस एरिया है अभी हम निकाल लेंगे कि ये x माना गया, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल इसका सरफेस एरिया लिया जाएगा। सपोज कीजिए ये स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया गया, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, आप समझ रहे हैं कि ये सारे चार्जेज है, तो सारे चार्जेज कहाँ पे एक दूसरे के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके सेंटर पे। ये पूरे चार्जेज की जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे मानी जाएगी, इसके सेंटर पर मानी जाएगी। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, वो कैसे निकलेगा बच्चों, रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी इस तरह से। और यहाँ पे एक छोटा सा जो सरफेस एरिया लिया गया है DA, तो इस DA एरिया का भी डायरेक्शन यहाँ से रेडियल आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ ही होता है, तो इसका भी डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, DA का इधर की तरफ ही हो जाएगा। तो अब इस सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस DA सरफेस से, वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल वैसे लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through small surface एलिमेंट DA। इस DA सरफेस एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो DA से स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास करेगा d फाई, तो d फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d फाई E इक्वल्स टू, आप जो फॉर्मूला है E इलेक्ट्रिक फील्ड E है, DA और cos दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे cos
0 डिग्री। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो गया। अब ये जो इसके अंदर जो स्फीयर ड्रॉ किया गया, जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया गया, इस टोटल गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, इसको निकालना है। तो यहां लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the Gaussian surface कितना हो जाएगा बच्चों। अब इधर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी फाई था तो फाई ई हो जाएगा। फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1। अब बच्चों देखिए इस सेंटर से इस सरफेस की का डिस्टेंस सेम है और इसके अंदर चार्ज क्यू फिक्स है, तो हर जगह इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ई होगी, फिक्स है। तो ई तो कांस्टेंट, ई बाहर हो जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू ई और ये इसका इंटीग्रेशन डी ए। अब बताइए कि इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा जो गॉसियन सरफेस है। अगर इसका रेडियस एक्स लिया गया है, इसका रेडियस कितना है आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसका जो छोटे वाले सरफेस का गॉसियन सरफेस का जो रेडियस लिया गया है वो क्या लिया गया है, एक्स लिया गया है। तो अगर इसका रेडियस एक्स है तो हम लिख सकते हैं कि इसकी सरफेस एरिया कितनी हो सकती है, फाई ई इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं ई और इसका सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों आप यहां से ये लिख सकते हैं, ये तो हमने किससे निकाला, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब ये तो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, किससे, इस फॉर्मूले ई डी ए कॉस थीटा से। अब फ्रॉम गॉसेस लॉ, इस रो को यहीं लिख लीजिए, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो लिखेंगे फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, वो उसके अंदर जितना भी चार्ज है अपान में होता है एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इस चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, किसके टर्म में, इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। तो आप बताएं यहां पर कि क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इक्वल्स टू इसके अंदर इस सरफेस, ये पहले क्यों नहीं, इसीलिए तो ये अलग छोटे वाले सरफेस से जो अंदर जो चार्ज है उसको लिया जाएगा। तो इसके अंदर कितना चार्ज बच्चों, क्यू, और अपान में इसका वॉल्यूम भी होता है। तो इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, इसका रेडियस कितना है, एक्स है, तो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन ये रेडियस यहाँ पे छोटे वाले स्फीयर का क्या लिया गया, एक्स लिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे। तो इस केस में अगर ये चार्ज लिखा जाए, अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए कि ये चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू रो हो जाएगा, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, फाई ई इक्वल टू क्यू के स्थान पे वैल्यू पुट कर दिया जाए 4/3 पाई एक्स क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाए, ठीक है। अब ये लिखा जाएगा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई ई इन इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब इससे फाई ई की वैल्यू यहां पे क्या कर दे, पुट कर दे, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ phi e in equation first from इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या कर दे, पुट कर दे, तो कितना हो जाएगा यहां पे हम देख सकते हैं बच्चों, यहां पे हम लिख लें इसको। तो आप देखिए इसकी वैल्यू सेकंड में, मतलब इसकी जो वैल्यू है e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, उसको यहां पर रख देना है। तो हम कितना ये हो जाएगा, अब यहां पे इसकी वैल्यू रखा जाएगा तो e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में बच्चों, अब ये इसको तो यहां पे हमने रख दिया इसकी वैल्यू, अब ये रख दे उसके बराबर में, तो 4/3
पाई एक्स क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहां लिख दिया जाए। अब बच्चों देखिए जिससे जो कट रहा है 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर कटेगा तो यहां पे केवल एक पावर बचेगा, केवल इसके पावर में 1 बचेगा, उधर रो बचा हुआ है। ठीक है, तो अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आपने निकाल लिया, कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए ऊपर रो और एक्स है तो रो एक्स अपॉन ये नीचे 3 नीचे आ जाएगा तो 3 एप्सिलॉन, या ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन 3 या 3 एप्सिलॉन रहने दीजिए, 3 एप्सिलॉन नॉट। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे। तो बच्चों ये देखिए जैसे जैसे रेडियस घटता जाएगा इसके अंदर वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटती जाएगी। रो तो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसके अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके रेडियस के होता है। जितना जितना जैसे जैसे अंदर की तरफ इसके सेंटर की तरफ पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे इसके अंदर वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आप देखिए बच्चों इसके एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर हम डिस्टेंस दूरी पर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक्सटर्नल पॉइंट पे एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो आप देखिए एक्सटर्नल पॉइंट पे ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर है और इसका ये डिवीजन किया गया है, ये डिनोमिनेटर में आया है। ठीक है, तो इस केस में अगर आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आपकी घटेगी, डिक्रीज होगी। और यहां पे अगर देखें अगर हम इस एक्स की वैल्यू अगर डिस्टेंस की वैल्यू इस सेंटर से डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। तो कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके किसी इंटरनल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगी, और ये जो एक्स है उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पे आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस केस में अगर आपसे कोई कहे कि इस केस में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके किसके बीच में, इस डिस्टेंस एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो कैसे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इसको आपको बता दिया जाए। तो चलिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये पॉज करके पहले लिख लीजिए उसके बाद से ग्राफ प्लॉट किया जाए। तो बच्चों इस केस में जो ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और रेडियस वेक्टर मतलब कि इसका जो रेडियस होता है जो एक्सटर्नल इंटरनल और कहीं पर भी जो पॉइंट होता है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में ई और आर के बीच में जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है। बच्चों यहां तक देखिए जब इसके इनसाइड कोई भी पॉइंट इनसाइड लेते हैं मतलब कि यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उस एक्स के। यहां पे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया है और हम जानते हैं कि कोई एक चीज किसी दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। मतलब कि पहले यहां पे इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो स्टार्टिंग ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, एक्स बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, मतलब ऐसे देख सकते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसके सरफेस पर ये जो इसका सरफेस है इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला कौन सा लगना रहता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने लगेगी बच्चों, घटने लगेगी। तो देखिए यहां से ये घट रही है, घटते घटते आके यहाँ पे बिल्कुल इस एक्स एक्सिस के पास, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल हो गई है। इसलिए बच्चों कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पे होगी, जहां पे आर क्या हो जाए, इनफाइनाइट। ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 ही नहीं सकता। तो जहां आर अगर आर = इनफाइनाइट पर ये जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फिर 0 होगी। तो अब इनफाइनाइट तक ये ग्राफ लेकर जाएंगे तब ना 0 होगा। तो हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन कब एक दूसरे को टच करती हैं, इनफाइनाइट पर जाकर टच करती हैं। तो यहां पे आके लास्ट में ये जो ग्राफ होता है बिल्कुल इसके क्लोज आके क्या हो जाता है, इसके पैरेलल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ है किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए।
ई और आर के बीच में ग्राफ है। तो ये था तीनों केस बच्चों, ये कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल सेल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में एक्सटर्नल पॉइंट उसके सरफेस पे और उसके इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। बच्चों इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।